नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है या देश को सुरक्षित रखना है, तो ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात चक्रवाती तूफान यास की। अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से यास टकरा सकता है, जिससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात की गई। इसके अलावा लोगों से समंदर से दूर रहने की उनको सलाह भी दी गई। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में यास तूफान को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया। पूर्व मेदिनीपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में भी बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट किया गया। पूर्व मेदिनीपुर में एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया। इनमें 2 टीमों को दीघा में तैनात किया गया। साथ ही लोगों को अलर्ट किया गया कि समुद्र से दूर रहें और बारिश में घरों से ना निकलें। हमारी एनडीआरएफ की टोटल 5 टीम्स हैं यहाँ पे। उसमें से 2 टीम दीघा में स्टेशन है और हम सारे सिचुएशन जो एक साइक्लोन के दौरान बन सकते हैं, उन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से हो सके कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाए और जो निचली एरियाज़ हैं, तो वहाँ से बंदों को निकालने के लिए, सिविलियंस को निकालने के लिए हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी हैं। उसके अलावा अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे जितने रेस्क्यूअर्स हैं सभी ट्रेंड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। तो अगर किसी को बिफोर सेंडिंग टू हॉस्पिटल उनको किसी को पीएचडी की जरूरत है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की, तो वो भी हमारे रेस्क्यूअर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के एक अधिकारी का भी थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया। राज्य के शाजापुर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू करवाने पहुंची एडीएम पर एक लड़के के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा। घटना 2 दिन पुरानी बताई गई, जिसके वायरल वीडियो में गुस्से में तमतमाई एडीएम मंजुषा विक्रांत राय एक लड़के को चांटा मारती नजर आई। राज्य के दूसरे कई शहरों की तरह ही शाजापुर में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसे सख्ती से लागू करवाने के लिए एडीएम अलग अलग इलाकों में पहुंची, लेकिन एक जगह पर उन्हें एक जूते की दुकान खुली दिखी। वीडियो में दिखा कि दुकान का शटर थोड़ा सा खुला था, जिसे उनके साथ आए लोगों ने ऊपर किया, जिसके बाद दुकान के अंदर से एक लड़का बाहर आया, जिससे सवाल जवाब करते हुए एडीएम ने आओ देखा न ताओ और उसके गाल पर चांटा मार दिया। घर बता ना, तेरा घर कहाँ है? अधिकारी को लड़के पर हाथ उठाता देख साथ आए पुलिस वाले ने भी दादागिरी दिखाते हुए उसे डंडे से डराया। यही नहीं, घटना के बाद दुकान सील कर दी गई। लेकिन जैसे ही 2 दिन पुराने इस मामले का वीडियो वायरल हुआ, वो मध्य प्रदेश की सियासत का मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम पर हुई कार्रवाई की मिसाल दी और शिवराज सरकार पर हमले तेज कर दिए। छत्तीसगढ़ का उदाहरण जिसमें वहां के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और एक मिसाल पेश की। एक हमारे मुख्यमंत्री जो ऐसी बातों पे आंख मीच लेते हैं। लेकिन राज्य सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम उठाने के मूड में दिखी। क्या कारण था, क्यों हुआ, क्या ये सच है या वीडियो में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, ये देखने के बाद ही कुछ बात समझ पाएंगे। इस मामले में आरोपी एडीएम मंजुषा विक्रांत राय ने अब तक कुछ नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई। बताया गया उसका एक टायर फटने से वो पलट गया। टैंकर में केमिकल भरा होने की वजह से वो तेजी से फैलती चली गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसने टैंकर के आसपास मौजूद कुछ पेड़ पौधों को भी अपनी जद में ले लिया। वहां से ऊंची ऊंची लपटें काफी देर तक उठती रहीं। धुआं इलाके में फैल गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंची। मौके पे कोई जनहानि तो नहीं है और अभी जो टैंकर चालक थे वो मिले नहीं। पुलिस वालों ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला तो दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया। जब तक आग बुझ पाई तब तक टैंकर आग में जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। गुजरात में कोरोना कर्फ्यू के बीच दुकानें खोलने की इजाजत मिलने पर कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले हफ्ते विजय रूपाणी सरकार राज्य के 36 शहरों में 27 मई तक रोजाना सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बाजार खोलने की मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद लोगों ने घरों से निकलकर खरीदारी ऐसे शुरू कर दी जैसे कोरोना काल से पहले त्योहारों पर बाजारों में भीड़ जुटती थी, जिसकी कुछ तस्वीरें सूरत से सामने आई, जहां बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ घर से निकल पड़े।
बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग बाहर घूमते मिले। भीड़ तो भीड़, इनमें कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। कुछ लगाए दिखे भी तो वो सिर्फ दिखावे के लिए। इसी तरह के हालात अहमदाबाद के बाजारों में भी दिखाई दिए। वहां दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना नाम की महामारी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर वहां के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में जुर्माना लगाया। वो अपने समर्थकों को जुटाकर जगह जगह बाइक रैलियां कर रहे हैं और ऐसी ही एक बाइक रैली का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भी हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक अपनी अपनी बाइक पर सवार दिखे। इस दौरान वहां की सड़कों पर रैली में शिरकत करने वाले लोगों का जमघट लगा नजर आया। बाइक पर सवार लोगों की भीड़ इस कदर थी कि लग रहा था सड़क पर चींटियां रेंग रही हों। न मास्क का कोई नामो निशान, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। सिर पर हेलमेट पहने, हाथ में ब्राजील का झंडा थामे, कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ते ये बाइक सवार बेहद जोश में नजर आए। इस दौरान अपने साथियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे दर्शक भी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर सड़क किनारे खड़े काफी उत्साहित दिखे। हैरानी की बात यह कि ये नजारा तब देखने को मिल रहा है जब कोरोना से हुई सबसे ज्यादा मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील ही दूसरे नंबर पर है, जिसकी वजह से वहां कई राज्यों में किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। लेकिन वहां तो खुद देश के राष्ट्रपति बोल्सोनारो न सिर्फ बाइक रैलियों की अगुवाई कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो लोगों को आजादी से घूमने की छूट दे रखी है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में 2 दशक बाद एक ज्वालामुखी ने इतना लावा उगला कि 8000 लोग पड़ोसी देश रवांडा भाग गए। यह ज्वालामुखी पिछली बार साल 2002 में फटा था और तब सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 1 लाख से ज्यादा बेघर हो गए थे। यही वजह रही कि जब इस बार ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो लोगों को अपना खौफनाक अतीत याद आ गया। सामने आई एक तस्वीर में तो लावे का अंबार एक मकान पर धावा बोलने की फिराक में दिखा। उसको आगे बढ़ता देख कुछ लोग धधकते अंगारों को रोकने के लिए हाथ पैर मारने लगे, लेकिन खौलते लावे का रुख मोड़ना उनके बस में कहां था। लावे ने कुछ मकानों को फूंक डाला और लोग बस हाथ मसलते रह गए। habari nyuma kabisa, lakini waliambia watu ambao wako tayari waanze kuenda mbele ya wakati। वहीं एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी की ढलानों से बहता हुआ लावा पास के गोमा शहर के एक बड़े हाईवे तक आ धमका और हर तरफ हाहाकार मच गया। हाल ये हो गया कि लावे की दहशत ने घर होते हुए भी लोगों को बेघर कर दिया। जान बचाने के लिए वो अपना आशियाना छोड़कर बोरिया बिस्तर समेटकर रातों रात भाग खड़े हुए। इतनी बड़ी तादाद में पलायन हुआ कि शहर की सड़कों पर दर दर भटकता लोगों का हुजूम नजर आया। इसके बाद सुबह जो तस्वीरें सामने आई उनमें ठंडे पड़ चुके लावे का अंबार शहर को घेरे हुए नजर आया। जगह जगह सूखे लावे का ऊंचा ढेर लगा दिखा। मकान आग उगलते लावे की तपिश में जलकर राख हो गए। उनके लोहे के गेट भी पिघलकर मुड़ गए। जिस चारदीवारी के भीतर लोग रहा करते थे वहां चारों तरफ बस मलबा ही मलबा नजर आया। हालात बेहतर हुए तो लोग रवांडा से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लौटने तो लगे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो अपने सिर ढकेंगे कहां, क्योंकि ज्वालामुखी उनका सब कुछ निगल चुका है। राजस्थान के टोंक से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रैक्टर ने 60 साल के एक बुजुर्ग को रौंद दिया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। यह हादसा ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ, जिसमें सड़क किनारे बैठे उस बुजुर्ग की जान चली गई। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा दिखाई दिया और उसके सामने थोड़ी ही दूर पर 3 लोग बैठकर बातें करते नजर आए। तभी ट्रक भी वहां पर आ गया और मुड़ने के दौरान उसने वहां खड़े ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद वो ट्रैक्टर अचानक तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और वहां बैठे बुजुर्ग को रौंदता हुआ आगे चला गया। इस दौरान वहां बैठे बाकी 2 लोगों की नजर वक्त रहते उस ट्रैक्टर पर चली गई, जिससे उनकी जान बच गई। बताया गया कि ट्रक से टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हरियाणा के हिसार में कई किसान संगठनों ने 16 मई की घटना के विरोध में जोरदार हंगामा किया। 16 मई को हिसार में पुलिस और किसान संगठनों से जुड़े लोगों के बीच झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाकर उस मामले में केस दर्ज कर लिया था। इसी बात से नाराज किसान संगठनों ने कुछ दिन पहले ही हिसार कूच का ऐलान भी कर दिया था। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं की अगुवाई में वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए उन्होंने खूब नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की भीड़ सड़क पर चलती नजर आई, जबकि कई गाड़ियां भी उनके साथ चलती रहीं। न तो सड़क पर चलने वालों के चेहरों पर मास्क नजर आया, न ही गाड़ी में सवार लोगों ने मास्क की परवाह की।
16 मई की घटना से नाराज सभी प्रदर्शनकारी हिसार के लघु सचिवालय का घेराव करने के मकसद से आगे बढ़े। पुलिस ने भी वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। साथ ही अर्धसैनिक बल की कई टुकड़ियां भी तैनात की गईं। यही वजह रही कि गुस्साए प्रदर्शनकारी वहां तक नहीं पहुंच पाए। किसान संगठनों के इस प्रदर्शन के ऐलान के साथ ही पुलिस ने हिसार को छावनी में बदल दिया था, जिस वजह से वहां ज्यादा हंगामा नहीं हो पाया। किसान संगठनों का यह गुस्सा 16 मई की उस घटना पर फूटा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचे थे और किसान संगठनों ने उनके विरोध में जोरदार हंगामा किया था। उस हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। बाद में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ किसान संगठनों की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह समझौता हुआ था कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी किसान के ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन बताया गया कि बैठक के 3 दिन बाद पुलिस ने करीब 350 लोगों पर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसी बात से नाराज किसान संगठनों ने हिसार कूच का ऐलान किया और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे कई किसान नेता भी वहां पहुंच गए, जिनकी इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक चली बैठक में पुलिस ने 16 तारीख की उस घटना में दर्ज सभी केस वापस लेने पर हामी भर दी। जो हिसार वाला मामला है यहाँ के 16 तारीख वाले मामले और उससे पहले कुछ मामले होंगे, 3-4 केस और उससे पहले, तो 1 महीने के टाइम में पूरे वापसी हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के 2 दिन बाद होने वाले प्रदर्शन को विपक्ष के समर्थन पर घमासान छिड़ गया। कोरोना के कहर के बीच संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन के ऐलान को विपक्षी पार्टियों के समर्थन पर सियासत गर्मा गई। 26 मई को होने वाले इस आंदोलन का 12 विपक्षी पार्टियां ये दलील देकर समर्थन कर रही हैं कि उस दिन कोरोना नियमों का ख्याल रखा जाएगा। किसान आंदोलन किस तरह से होगा, किस तरह से होना, उसके गाइडलाइन बन रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर इस प्रदर्शन से कोरोना फैला तो कौन जिम्मेदार होगा, लेकिन किसान इस खतरे से बेफिक्र दिखे। किसानों के पास कोरोना आता भी नहीं, क्योंकि वो खुली हवा में रहते हैं। जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर किसानों के बहाने राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। बिना सुझाव के आप किसी चीज को तूल बनाओ, साझे तरीके से देश को आगे ले जाने के लिए जो काम होना चाहिए राजनीति में, वो नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने एक एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे। उत्तराखंड में 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। इस दौरान दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इससे पहले सुबह 7 से 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। बीसीसीआई ने कोरोना संकट के बीच मदद का हाथ बढ़ाया और 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने का ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना कमांड सेंटर में सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बताया कि राज्य सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तालेबंदी की तलवार लटक रही है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है। किसी साल 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए थे, जिनके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने के अंदर भारत में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी जो यहीं रहकर कंटेंट की निगरानी और शिकायतों के निपटारे का काम करें और 15 दिनों के अंदर किसी शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी दें। सरकार का नियम मानने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों के पास केवल 1 दिन का वक्त बचा है। अगर 1 दिन के बाद भी इन कंपनियों ने सरकार का नियम नहीं माना तो उन पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये भी बताया गया कि अब तक केवल भारतीय कंपनी कू ही सभी नियमों का पालन कर पाई है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई। दिल्ली के लाडोसराय में ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा गुरुग्राम के ट्विटर के दफ्तर पर भी स्पेशल सेल के अधिकारी पहुंचे। ट्विटर के दोनों दफ्तर पर ये तलाशी अभियान चलाने के साथ कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि इस कार्रवाई के फौरन बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से ये कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाने के लिए की गई। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी तो अब सरकार छटपटा गई और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। आरोप है कि पैसों के लेन देन के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो अचानक इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक दुकान की छत पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उस छत पर भी कुछ लोग नजर आए जो इस हमले का जवाब देने में पीछे नहीं रहे। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। आसपास के लोग जुटकर इस लड़ाई को देखने लगे, लेकिन कोई बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। बाद में कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने की जरूरत समझी। खबर है कि जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। दुकान पर सामान को लेकर कहासुनी हुई है और उसी में मारपीट हुई है। पथराव की इस घटना में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में एनडीआरएफ की टीम ने समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा। यास तूफान की वजह से इन लोगों को खतरा था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम एक निचले इलाके में पहुंची और करीब 50 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया, क्योंकि यास तूफान के अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। 21 तारीख से हमारा टीम सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से 2 टीम यहाँ पर आया। इस मेदिनीपुर में हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि इस जो बहुत तेज तूफान आ रहा है, इससे प्रति ये लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। एक साल पहले अम्फन तूफान की मार झेलने वाले बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सामने अब यास तूफान का सामना करने की चुनौती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अम्फन की तरह यास तूफान भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए तैयारियों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। एनडीआरएफ की कई टीमें अभी से पूरी तैयारी के साथ ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में भेजी जा चुकी हैं। इन टीमों के पास रबर की बोट के अलावा पेड़ काटने की मशीनें, टॉर्च, रेडियो सेट और राहत के काम में इस्तेमाल होने वाला हर उपकरण मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में भी तूफान की रफ्तार कम है, लेकिन मौसम विभाग को इसके खतरनाक होने का अनुमान है। We are expecting it will be going to be very severe cyclone storm by 25th. बंगाल की खाड़ी से लगने वाले ओडिशा के 4 जिलों में तूफान का असर सबसे ज्यादा हो सकता है। Particularly Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak, Baleswar. The wind speed will be around 150 to 160, gusting up to 180 during the landfall process. इसीलिए समंदर के पास के जिलों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। सरकारी एजेंसियां लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों से घर खाली करने की अपील कर रही हैं। इसके अलावा बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मछुआरों के भी समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान यास 26 मई को तट से टकरा सकता है। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारादीप के बीच तूफान के टकराने का अनुमान है। तूफान का असर कल से ही देखने का अनुमान है, इसलिए एहतियातन रेलवे ने 24, 25 और 26 मई की कई ट्रेनें रद्द कर दी। अनुमान के मुताबिक ओडिशा और आंध्र के कुछ जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगेंगी। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा नौसेना के 4 जहाज भी अलर्ट पर रखे गए हैं। तीनों राज्यों के सामने बड़ी चुनौती लाखों लोगों को तूफान के आने से पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की। चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के फैलने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि चीन के वुहान की जिस लैब से कोरोना के फैलने का शक जताया जाता है, उस लैब में 3 कर्मचारी नवंबर 2019 में ही बीमार पड़ गए थे और अखबार का दावा तो ये भी है कि उन तीनों में कोरोना के लक्षण मौजूद थे। वुहान लैब के उन बीमार कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये घटना उस वक्त की है जब दुनिया को कोरोना के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर 2019 के नवंबर महीने के बाद ही धीरे धीरे दुनिया को कोरोना महामारी के बारे में पता चलने लगा था। यानी अमेरिकी अखबार में छपी इस खबर के बाद एक बार फिर इस बात पर जोर आ गया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही फैला है। हालांकि वुहान की लैब के डायरेक्टर ने अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट को झूठ बताया। कोरोना से जुड़े टूल किट केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए। पिछले हफ्ते इस मामले में जेपी नड्डा और रमन सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ राज्य के अलग अलग जिलों में 52 एफआईआर दर्ज की गई थी।
जिसके बाद रायपुर पुलिस ने रमन सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन पूछताछ से पहले ही रमन सिंह और छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई नेता गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। रमन सिंह जब वहां पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया और नारे लगाते हुए उनकी आरती उतारी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोध प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने पोस्टर और बैनर के जरिए ये जताया कि टूलकिट केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए वो सही हैं। रमन सिंह ने तो बीजेपी नेताओं पर दर्ज एफआईआर पर छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथ लिया और ये संकेत दिए कि इस मामले में बीजेपी का रुख आक्रामक रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न इनके इस प्रकार के झूठे मामले से इनमें चिंता होने वाली है। वहीं इस मामले में पुलिस के अधिकारी रमन सिंह से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच गए, जहां रमन सिंह ने उनके सवालों का जवाब लिखित में दिया। कर्नाटक के बेलगावी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक घोड़े के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। कोरोना की वजह से वहां लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद काफी धूमधाम से उस घोड़े की शव यात्रा निकाली गई। वहां से सामने एक तस्वीर में इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल दिखे। भीड़ देखकर ऐसा लगा कि देश में महामारी का खतरा भी है। इस पूरी यात्रा के दौरान कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया गया। कईयों ने तो मुंह पर मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। घोड़े के अंतिम संस्कार से पहले उसकी पूजा भी की गई, जिसमें पुजारियों के साथ कई गांव वाले भी शामिल हुए। बताया गया कि ये घोड़ा किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा था। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार ने 18 साल से 44 साल की उम्र वाले लोगों के वैक्सीनेशन के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। यानी अब कोविन प्लेटफॉर्म पर टाइम स्लॉट लिए बिना ही कुछ लोगों को सेंटर पर टीका लगाया जा सकेगा। हालांकि जिन लोगों ने टाइम स्लॉट बुक कराया है पहले, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी और जब रजिस्ट्रेशन के मुताबिक सबको टीका लग जाएगा तब बची हुई वैक्सीन दूसरे लोगों को लगाई जाएगी। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से वैक्सीन की बर्बादी तो रुकेगी ही, टीका लगाने के अभियान को भी रफ्तार मिलेगी। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया गया। बिहार में कोरोना का खतरा अब भी बने रहने की वजह से 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक खत लिखा, जिसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं करवाने की मांग की गई। साथ ही एनएसयूआई ने इन छात्रों को कोरोना खतरे की वजह से बिना परीक्षा के पास करने की अपील की। इंटरनल असेसमेंट के द्वारा जो है उन्हें प्रमोट किया जाए, ये हमारी मांग है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने 8 किलो हेरोइन जब्त की। इस मामले में पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को भी पकड़ा। जब्त की गई इस हेरोइन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल शुरू हो गया। ये ट्रायल दिल्ली के एम्स समेत देश के 9 शहरों में शुरू हुआ। ट्रायल के तहत 190 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये सभी वो लोग होंगे जिन्हें पहले से कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जा चुकी हैं। 2 डोज देने के बाद जो है हम जो है फिर जो है बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, एक एविडेंस जनरेट करने के लिए कि हो सकता है बूस्टर डोज जो है इम्यूनिटी बूस्ट करे, प्रोटेक्शन बेटर हो। ट्रायल में शामिल हुए लोगों की सेहत पर 6 महीने तक नजर रखी जाएगी। इसके बाद ही ट्रायल किसी नतीजे पर पहुंचेगा। बिहार के लखीसराय से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने अपने पति की जमकर पिटाई की। बताया गया कि वो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर दुल्हन के साथ अपने घर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद पत्नी ने उसे दूसरी महिला के साथ देखकर पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। उस आदमी की पत्नी ने उसे खूब मुक्के मारे, उसके बाल खींचकर भी उसका गुस्सा निकाला। यही नहीं, उसने अपने भाइयों को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद उस आदमी की दूसरी पत्नी के हाथों भी झाड़ू से पिटवाया गया। बताया गया कि खुद को कुंवारा बताकर उसने शादी रचा ली, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी दूसरी पत्नी भी शादी तोड़कर अपने घर लौट गई। अमेरिका के मिनियापोलिस में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की याद में मार्च निकाला गया। पिछले साल 25 मई को फ्लॉयड की पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पहली बरसी पर उनको श्रद्धांजलि देने लोग सड़कों पर निकले और सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने मार्च निकाला, जिसमें वो हाथों में जॉर्ज फ्लॉयड समेत उन तमाम अफ्रीकी मूल के लोगों के पोस्टर पकड़े दिखे जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हो चुके हैं। इनके साथ चल रही एक गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम का भी इंतजाम था।
पोस्टर थामे ये लोग ड्रम की बीट पर एक लय में जोर शोर से नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। मार्च में शामिल हुए कुछ लोगों ने अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वहां के पुलिस एक्ट में संशोधन की भी अपील की। बताया गया कि जॉर्ज फ्लॉयड की पहली पुण्यतिथि पर उनकी याद में पूरे अमेरिका में इसी तरह के कई कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर जनाजे में जुटे 100 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। वहां रोक के बावजूद एक मुस्लिम धर्म गुरु के जनाजे में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और जनाजे को कंधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। महामारी से बचाव के लिए लगाई गई पाबंदियों का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं रखा। कोरोना के सारे नियम कायदे भुला दिए गए। भीड़ इतनी जमा हो गई कि उनमें कंधा देने की होड़ सी मच गई और जब नियम टूटने लगे तो प्रशासन ने उन्हें आगाह भी किया। जिन्होंने जनाजे को हाथ लगा दिया वो वापस अपने घरों में चले जाएं। इस अपील के बाद कुछ लोग तो रुक गए, लेकिन बाकी बहुत से लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और कोरोना नियमों को ताक पर रखकर जनाजे के साथ चलते रहे। प्रशासन की तरफ से उनको अनाउंस किया गया है और इसके बावजूद भी नहीं माने हैं लोग, तो उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं भी दिखीं जो अपने धर्मगुरु की अंतिम विदाई को देखने के लिए घरों से बाहर निकल आईं। यूपी के मथुरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना नियमों की अनदेखी कर खाने पीने की चीजों को लूटने की होड़ मच गई। प्रशासन और समाज सेवा से जुड़े कुछ लोगों ने जरूरतमंदों के बीच ये सभी चीजें बांटने के लिए मंगवाई थी, लेकिन उन्हें सही तरीके से बांटा जाता उससे पहले ही वहां मौजूद लोग खाने पीने की चीजों पर टूट पड़े। ज्यादा से ज्यादा सामान लेने की होड़ में उनमें भगदड़ मच गई। जिसके हाथ में जो आया, जितना आया, बस उसे लूटने की कोशिश में जुट गया। कुछ तो जिस थैले में चावल दाल रखे थे उसे उठाकर ही वहां से भागते दिखे। ऐसे में वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले सभी जरूरतमंद 2 कतारों में खड़े दिखे। बताया गया कि काफी देर के इंतजार के बाद जब उन्हें सामान नहीं मिला तो वो लोग हॉल के अंदर घुसे और वहां रखी चीजों पर धावा बोल दिया। इस दौरान कई लोग जो इस लूटपाट की होड़ में शामिल नहीं थे उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मकानों के बढ़ते किराए ने लोगों का पारा ऐसा चढ़ाया कि वो काम धंधा छोड़कर सड़कों पर उतर आए। असल में बर्लिन की राज्य सरकार ने पिछले साल वहां अधिकतम किराए की सीमा तय कर दी थी, लेकिन हाल ही में जर्मनी की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिस पर लोग भड़क गए और उन्होंने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। साइकिलों पर सवार लोग अपने अपने घरों से निकलकर शहर की एक मुख्य जगह पर इकट्ठा हो गए और सस्ते किराए की मांग उठाने लगे। हाथों में झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि एक तो नए मकान बनाए जाएं और उनका किराया भी इतना हो जिसे लोग आसानी से चुका सकें। लेकिन इसके लिए सिर्फ सड़कों पर ही लोगों का जमावड़ा नजर नहीं आया, बल्कि कुछ तो नहरों पर नावों पर सवार होकर भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। बिहार के सासाराम से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक श्राद्ध कार्यक्रम में डांस का आयोजन कर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के कहर को रोकने के लिए बिहार के सभी जिलों में इन दिनों लॉकडाउन लागू है, लेकिन सासाराम में हुए इस श्राद्ध कार्यक्रम में लोगों ने सारी हदें पार कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में लोग डांस के नशे में चूर दिखाई दिए। ऐसा लगा कि उन्हें न तो अपनी फिक्र है और न ही अपने परिवार की, क्योंकि वो डांस करने वाले कलाकारों को देखकर ये भूल गए कि देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, कार्यक्रम में शामिल कलाकारों के अलावा कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। वहां लोग न सिर्फ एक दूसरे से सटकर बैठे दिखे, बल्कि डांस के दौरान कुछ लोग कलाकारों के ऊपर पैसे भी लुटाते नजर आए। कोरोना के कहर के बावजूद देश के कई राज्यों में शादी समारोह में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। इस महामारी के खतरे के बावजूद लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से नहीं चूक रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के पंचमहाल से सामने आई, जिसमें एक बारात में शामिल लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोरोना से बेपरवाह लोग जमकर डीजे की बजाई धुन पर थिरकते नजर आए। मस्ती के माहौल में ये लोग महामारी को बिल्कुल भूल गए। न तो किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा, न ही जरूरी दूरी के नियम का ही पालन किया गया। दूल्हा भी मस्ती में थिरकता दिखाई दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई। हालांकि ये बाराती पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सबको मुर्गा बना दिया। ये बारात लेकर निकले तो थे दुल्हन लाने के लिए, लेकिन इन्हें बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगानी पड़ी। बताया गया कि ये बाराती उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर से आए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने सभी को बैरंग वापस कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत नहीं लिखे होने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हो रही है उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखा जाए, क्योंकि अगर सरकार ऐसे लोगों के परिवार के लिए कोई योजना लागू करती है तो वो कैसे साबित करेंगे कि मौत कोरोना से हुई है या नहीं। सुनवाई करते हुए जज एमआर शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद देखा है कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह फेफड़े या दिल की बीमारी लिखा होता है, जबकि उनकी मौत कोरोना से हुई होती है। जिसके बाद सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि डेथ सर्टिफिकेट पर वही लिखा जाता है जो आईसीएमआर के दिशा निर्देश हैं और कोरोना से जुड़ा ऐसा कोई नियम नहीं है। ये दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा और पूछा कि क्या ऐसे लोगों के परिवारों को सरकार 4 लाख मुआवजा दे सकती है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच कल होगा। मेजबान बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच दोपहर 12:30 बजे से ढाका में खेला जाएगा। 3 मैचों की इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम 1-0 से आगे है। यूपी में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले 55 बच्चों को राज्य सरकार गोद लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। जम्मू में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो चुकी है और एक नया केस भी सामने आया है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मचे हाहाकार से सबक लेते हुए सरकार ने अभी से ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम करने शुरू कर दिए। ये 6000 के करीब सिलेंडर्स हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत बड़े स्केल पे हम लोग खरीद रहे हैं। खबर है कि राजधानी में आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए 3 डिपो भी बनाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि आने वाली लहर में अगर ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस होती है तो उसको दूर किया जा सके। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना मरीज फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मरीज को पकड़कर अस्पताल में फिर भर्ती करवा दिया। पहले भी जिला अस्पताल में भर्ती था, कई बार वहां से भी भाग चुका है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर संसद के बाहर धरने पर इकट्ठा हो गए। वहां की सरकार ने पालतू जानवरों की नसबंदी से जुड़े एक कानून का प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव से नाराज लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ संसद के बाहर आ धमके और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सभी लोग गर्मी में खड़े अपने कुत्तों का ख्याल रखते नजर आए। कोई अपने कुत्ते को पानी पिलाता नजर आया तो कोई प्यार से खेलता दिखा। अपने बेजुबान जानवरों की आवाज बनकर वहां पहुंचे इन लोगों ने शांति से प्रदर्शन किया और सरकार से यह प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। मध्य प्रदेश के बड़वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोबाइल टावर पर चढ़े 78 साल के एक बुजुर्ग नीचे गिर गए। आरोप है कि वो शराब के नशे में ऊपर चढ़े थे, जिन्हें देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। और इससे पहले कि उन बुजुर्ग को लोग मिलकर सुरक्षित नीचे उतार पाते, उनका संतुलन अचानक बिगड़ गया और फिर वो कई फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिर गए। जैसे ही वो बुजुर्ग जमीन पर गिरे, वहां चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद पुलिस भी उनके पास पहुंची। खबर है कि इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले उन्हें मोबाइल टावर से उतारने की काफी देर तक कोशिश की गई थी। लोगों के साथ पुलिस ने भी उनसे नीचे उतरने की अपील की थी, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इस वीडियो में आरोपी डांस करने के दौरान खुलेआम फायरिंग करता दिखाई दिया। उसके साथ कई लोग भी इस शादी में डांस करते नजर आए, जबकि कोरोना की वजह से प्रदेश में शादी समारोह के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई भी मास्क पहने नजर नहीं आया। बताया गया जिस आदमी ने वहां गोली चलाई, उसने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों ने तैयारियां तेज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने तो मुंबई में बच्चों के लिए एक बड़े कोविड अस्पताल को बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसके लिए मुंबई के मलाड इलाके के एक बड़े से मैदान में 24 घंटे काम जारी है।
वहां सैकड़ों मजदूर इस अस्पताल को बनाने के काम में जुटे नजर आए। अस्पताल के काम का जायजा लेने के लिए वहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे और असलम शेख भी पहुंचे। बताया गया कि इस अस्पताल में 2000 से ज्यादा बेड होंगे। साथ ही बच्चों के इलाज के लिए वहां ऑक्सीजन समेत सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो माँ को भी उनके साथ रखा जा सकता है। यही वजह है कि इतनी बड़ा जो अस्पताल है ये बनाया जा रहा है। अस्पताल बनाने में देरी न हो इसलिए वहाँ मजदूरों की मदद के लिए कई क्रेन भी लगाई गई। आने वाले 25 दिन के अंदर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा फुल फ्लेज एक हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार दिखाई देगा। बताया गया कि मुंबई के 4 बड़े अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने में मदद मिल सके। मुंबई के अलावा दिल्ली में भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारी तेज कर दी गई। और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने तो अपने एक स्कूल को ही कोविड सेंटर में बदल दिया। बच्चों के लिए बनाए गए इस कोविड सेंटर के अंदर का माहौल कुछ वैसा ही रखा गया जैसा आमतौर पर किसी क्लासरूम का होता है। बताया गया कि 50 बेड के इस सेंटर में कोरोना के इलाज से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आपात हालात में किसी मरीज को अस्पताल भेजने के लिए वहां एक एम्बुलेंस भी खड़ी नजर आई। चाहे नगर निगम हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वो अब बच्चों को ध्यान में रखकर ऐसे इंतजाम कर रहे हैं ताकि उनका सही ट्रीटमेंट किया जा सके। बताया गया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के इस कोविड सेंटर में बच्चों के अलावा कोरोना योद्धाओं का इलाज भी किया जाएगा। यहाँ पर हमने कोरोना योद्धाओं के लिए भी 20% बेड्स रिजर्व करे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए इस कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों के साथ बाकी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई। तमिलनाडु के मदुरै से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां हवाई सफर के दौरान एक जोड़े ने शादी की और शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि आखिर उस जोड़े को हवाई जहाज में शादी करने की इजाजत किसने दी। शादी का जो वीडियो सामने आया उसमें दूल्हा और दुल्हन के अलावा कई लोग विमान में खड़े नजर आए। बताया गया जैसे ही वो विमान मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के ऊपर से गुजरा तो विमान के अंदर शादी की रस्में पूरी की गई। इस दौरान विमान के अंदर कोई भी शख्स मास्क लगाए नजर नहीं आया। बताया गया कि शादी के लिए इस जोड़े ने स्पाइस जेट के चार्टर्ड विमान को बुक कराया था। हालांकि स्पाइस जेट का कहना है कि उसे विमान के अंदर शादी करने की जानकारी नहीं थी। डीजीसीए ने इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी। रूस के मॉस्को से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक एयर शो के दौरान 52 साल की एक पायलट का करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। वैसे तो इस खास कार्यक्रम में एरोबेटिक टीम ने छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर पर तरह तरह के स्टंट दिखाए, लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाही इस महिला पायलट ने ही बटोरी, जिसका लाल रंग का छोटा विमान टेक ऑफ करने के साथ ही हवा में कलाबाजी खाता नजर आया। आसमान में तेज रफ्तार से उड़ते हवाई जहाज को नीचे खड़े दर्शक टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ देर हवा में करतब दिखाने के बाद यह हवाई जहाज सही सलामत लैंड कर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी पायलट स्वेतलाना कापानीना का तालियों से स्वागत किया। स्वेतलाना रूस में मौजूद गिनी चुनी महिला पायलट में एक हैं। वहीं इस एविएशन फेस्टिवल में कई पुराने हवाई जहाजों ने भी करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। दर्शकों के लिए ये नजारा बेहद अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग वहां कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसकी वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। गद्दा फैक्ट्री होने की वजह से आग ने पल भर में वहां भयंकर रूप ले लिया, जिसकी गवाही कई फीट ऊपर उठ रही ये लपटें देती नजर आई। फैक्ट्री के अंदर से निकल रही आग की खतरनाक लपटें और काले घने धुएं ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। कुछ लोग तो डर के मारे पास की सड़क से आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वो बीच रास्ते से ही पीछे लौट आए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। बताया गया कि फैक्ट्री के मालिक को इस हादसे से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए थे। खबर है कि हत्या के आरोप में घिरे पहलवान सुशील कुमार को अपनी रेलवे की नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि उत्तर रेलवे ने ग्रुप बी अधिकारी के तहत तैनात सुशील कुमार को सस्पेंड करने की तैयारी कर ली है। उन्हें डेप्यूटी चीफ जनरल कमर्शियल मैनेजर के पद पर रेलवे में नौकरी मिली थी, लेकिन वो इन दिनों डेपुटेशन पर दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और जब सुशील की गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली सरकार ने FIR की कॉपी रेलवे को सौंप दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि रेलवे बोर्ड जल्द ही उन पर कार्रवाई कर सकता है। रेलवे का नियम है कि ऐसे किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के बाद ही उसे सस्पेंड किया जा सकता है।
मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।